हेलो लर्नर्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज हम पॉलिटिकल साइंस के दो प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। ये आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। और यदि आप इन सभी क्वेश्चनों का PDF जल्द से जल्द चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हैं कि सर मेरे को PDF चाहिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। चलिए दोनों क्वेश्चन को जल्द से जल्द डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए, यानी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, विश्वायन भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी को एक इकाई या एक भूमंडलीय गांव समझा जाता है, जहां लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवहार आपसी निर्भरता पर आधारित होते हैं। व्यापक अर्थों में सूचनाओं, पूंजी, श्रम, औद्योगिकी आदि का मुक्त एवं तीव्र प्रवाह ही भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण का स्वरूप, तो आज जिस भूमंडलीकरण की हम चर्चा करते हैं उसका उद्भव लगभग 25 वर्ष पूर्व बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रहारों और अनुदारवादी आंदोलनों में मिलता है, जिसने पश्चिम दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और जिसके प्रणेता ब्रिटेन की थैचर, जर्मनी के कोहल और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन थे। बहुराष्ट्रीय निगम और बैंक पूरी दुनिया में अपने चरण बढ़ाने लगे और पूंजी एवं मुद्रा पर लगे नियंत्रणों को तोड़ते हुए विनिवेश और व्यापार के लिए मुक्त द्वार का नारा बुलंद करने लगे। उनका तर्क था कि मुक्त बाजार से विकास दर में वृद्धि होगी, विकास से निर्धनता में कमी आएगी और निर्धनता में कमी लोकतंत्र के विकास एवं सुदृढ़ता में सहायक होगी। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया और बाजारोमुखी मुक्त अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस रूप में बदलाव की अपेक्षा की ताकि वे वांशीगठन के सर्वानुमति को आगे बढ़ा सके। अब देखिए, भूमंडलीकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं जिनसे ऐसा लगता है कि एक नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की तरफ हम प्रवृत्त हो रहे हैं, वे इस प्रकार है। पहला, यातायात और संचार साधनों में क्रांति। यातायात और संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के चलते भौगोलिक दूरियां सिमट गई है। अब न केवल व्यापार, तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र बल्कि लोगों का भी सीमा पार आवागमन सस्ता एवं सुगम हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट भी तेजी से दुनिया को जोड़ रहे हैं। वैश्वीकरण संस्कृति का उद्भव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुँच ने एक वैश्विक संस्कृति की स्थापना कर दी है। जींस, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्म एवं सैटेलाइट टेलीविज़न की संस्कृति आज के युवा वर्ग की संस्कृति है। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, उपभोक्तावाद भी आज एक तरह से समूचे विश्व की संस्कृति बन गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार एवं अपराध के तरीके भी अब सारे विश्व में एक से हो गए हैं। श्रम बाजार का विकास। श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। वर्ष 1965 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग एक देश से दूसरे देश में
रोजगार की दृष्टि से प्रवाहित हुए थे, जिनकी संख्या वर्ष 1999 में बढ़कर 12 करोड़ हो गई। ओके, श्रमिकों की आपूर्ति। श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए हैं। श्रम निर्यातक देश में ऐसे कई ब्रोकर एवं एजेंट सक्रिय हैं जो वैध एवं अवैध दोनों तरीके से लोगों को विदेशों में काम दिलवाते हैं। श्रम आयातक देशों में पुराने प्रवासियों के लिए नेटवर्क है जो नए प्रवासियों का दिशा निर्देश तथा उनकी हर संभव सहायता करते हैं। शिक्षा का भूमंडलीकरण। शिक्षा का भूमंडलीकरण हो गया है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो विद्यार्थी जाते हैं उनमें से अधिकांश वही रह जाते हैं। दूसरी तरफ आज अनेक विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम भी विश्व स्तरीय हो गए हैं, जिससे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व में कहीं भी रोजगार पा सके। विभिन्न पेशों की मांग। ब्रेन ड्रोन से शुरू हुई पेशेवरों की आवाजाही ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है। आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षाविद तो विदेशों की तरह खींच ही रहे हैं, साथ ही वकील, वास्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेश आवागमन भी अब पूरी प्रवाह की तरफ लचीला हो गया है। तो अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 फाइनल एग्जाम के लिए। सत्याग्रह का सिद्धांत। राजनीति क्षेत्र में गांधी जी ने सत्याग्रह की कार्य पद्धति का प्रयोग किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह के सिद्धांत का विकास दक्षिण अमेरिका में हुआ था। यह शारीरिक बल से सर्वथा भिन्न है, यह आत्मा की शक्ति है। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मबल भी कहा करते थे। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। जैसे एक नंबर देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध में मौका मिलने पर शस्त्र बल का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु सत्याग्रह में हिंसा और बल प्रयोग सर्वथा वर्जित है। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना रहती है, किंतु सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाता है, अपने विरोधी को कष्ट नहीं देता। सत्याग्रह का उद्देश्य निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रतिकूल विरोधी को लाचार करना न होकर उनका हृदय परिवर्तन करना होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह सबलों का अस्त्र है। अतः सत्याग्रह का दार्शनिक आधार यह है कि सत्य का आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने झुकना नहीं। सत्याग्रह में अपनी ही बलि देनी होती है। यह आत्मबल का पशुबल के साथ संघर्ष है। चलिए और देखिए, एक सच्चरित्र सत्याग्रही विशाल साम्राज्य से टक्कर ले सकता है, अपनी बात उससे मनवा सकता है। सत्याग्रही द्वारा उठाए जाने वाले कठोर कष्टों से विरोधी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसकी मानवता की प्रसुप्त भावना जागृत हो जाएगी और अंततोत्वा सत्याग्रही की विजय होगी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही में कतिपय चारित्रिक गुण होने चाहिए: अहिंसा, निर्धनता, निष्ठा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य आदि। उसे सत्य, असत्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, स्वदेशी, अस्पृश्यता, निवारण आदि द्रवों को भी धारण करना चाहिए। अन्याय के प्रतिकार के अन्य साधनों की
असफलता पर ही सत्याग्रह के शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अधिकारियों से अन्याय को दूर करने की प्रार्थना की जानी चाहिए। इस संबंध में जनमत जागृत करना चाहिए। न्यूनतम मांग तय कर लेनी चाहिए और उसके बाद सत्याग्रह प्रारंभ किया जाना चाहिए। सत्याग्रह दुराग्रह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह को कष्ट और दंड झेलना चाहिए और व्यापार उच्छृंखलता का प्रसार नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह को क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही को सहनशील होना चाहिए। बदले की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ये आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।